हेलो एवरीवन। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले क्लासेस में हमने तुम लोग को बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़े थे। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अभी तक पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक बिहेवियर, ये पढ़ चुके हैं। दूसरा कलर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तीसरा मेटालिक बिहेवियर हम लोगों ने पढ़ लिया है। फोर्थ हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड, नहीं सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिया था। इतना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब होता है कि कोई भी एटम कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना पा रहे हैं। तो अगर हम एक लाइन में बोले तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है टोटल, उसी का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट और मेटल हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका मतलब वो मेटल 7 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल और ये सब का क्या मतलब है, जैसे तुम लोग 11th क्लास में पढ़े होगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, जैसे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट जितने थे वो सभी +1 शो कर रहे थे। ग्रुप 2 वाले एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। तो ये सब का एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट था। लेकिन डी ब्लॉक के साथ या ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं है। कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कुछ +3 करेंगे, कुछ +4, कुछ +5, कुछ +6, कुछ +7, इवन कुछ या ओस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, सो दैट हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सवाल है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों शो कर रहा है? ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम पढ़ते हैं, जैसे स्कैंडियम का बात करें, स्कैंडियम का क्या होता है, आर्गन 4s2 3d1, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो स्कैंडियम में हम जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे तो क्या था, NH2 और ये हम लोग बोले थे N-1 D1। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 N-1 D1 से लेके 10। हम पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था। क्या होता है ना, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। ये दोनों के बीच एनर्जी का गैप बहुत कम होने के वजह से ये दोनों ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने लगता है। ठीक है, पहले पार्टिसिपेट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल करेगा 4s, फिर करेगा ये, मीन्स ये दोनों मिल के करेगा। तो सिंस इन ट्रांजिशन एलिमेंट ns और n-1 d ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप कम होने के वजह से बोथ द ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो दैट ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम एक लाइन में अगर हम लिखते हैं कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज in transition element the energy gap between ns and n-1d, यही दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना ट्रांजिशन एलिमेंट का,
तो NS और N-1d ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी का गैप है इज लेस। ये दोनों के बीच एनर्जी का गैप कम होने की वजह से बोथ दी ऑर्बिटल, उस दोनों ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो हम लिखते हैं बोथ दी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर एक लाइन तुम लोग से अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक लाइन हम लिखेंगे क्योंकि एनर्जी गैप बिटवीन NS और N-1d ऑर्बिटल लेस होता है। कैसे वेरिएबल है वो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको जल्दी से लिखें। अब सवाल है कि कितना टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत में ही हमने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट में टोटल 3D सीरीज हम लोग का सिलेबस में है और 3D सीरीज में 10 एलिमेंट है। कौन कौन देखते हैं? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इतना हम लोग लिखे थे। 21 से स्टार्ट होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30। हम लोग इसका कैसे लिखे थे? हम एक सिंपल सा ट्रिक बताए थे, सबको बताए थे कि आर्गन लिख लिए 4s2 तो सब में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ क्या है, एक है ना, उसके बदले 3d1। वैसे ही यहाँ क्या होगा, आर्गन 4s2 तो सब में होगा, यहाँ क्या होगा d2। ये हमने शुरुआत में ही बताया था। वैसे ही आर्गन 4s2, 3d3 एंड सो ऑन। इसका क्या लिखते थे, 3d4 4s2, इसका 3d5 4s2, इसका 3d6 4s2, इसका 3d7 4s2, इसका 3d8 4s2, इसका 3d9 4s2 और इसका 3d10 4s2। लेकिन यहाँ पे हम एक्सेप्शनल केस बताए थे दो, कि क्रोमियम का केस में क्या है, ये दोनों ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का गैप कम है। अभी बताएं, जब गैप कम है तो स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे ये 3d5 में ज़्यादा स्टेबल है, हमने बताया था कि d5 और d10 सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, पार्शियली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सिस्टम। तो वैसे ही स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफर कर लेगा, तो 4s1 हो जाएगा और ये क्या 3d5। वैसे ही यहाँ कॉपर में भी यही चीज़ होगा कि यहाँ पे 3d10 होगा और 4s1 होगा। ये तो हम लोग शुरुआत वाले क्लास में पढ़े थे, सबका कन्फिगरेशन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे लिखेंगे, देखो, अगर 4s ऑर्बिटल सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये +2 शो करेगा, मेटल है तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये दोनों मिलके किया तो 2 + 1 कितना 3। समझ रहे हो, दोनों मिलके क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी का गैप कम है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, ये +2 हो गया मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों मिलके करेगा तो +4, तो मिनिमम मैक्सिमम के बीच वाला भी होता है तो +3। वैसे इसमें क्या होना चाहिए था, +2 और +5 दोनों मिलकर करेगा तो +5, तो बीच वाला भी होगा तो +3 +4। वैसे इसमें क्या होगा, +1 और +6, बीच वाला भी होगा +2 +3 +4 +5। वैसे ही मैग्नीज में क्या होगा, +2 दोनों मिलकर करेगा तो +7, तो क्या होगा +3 +4 +5 +6। अब यहाँ पे देखना, आयरन के मैग्नीज के बाद क्या होता है, आयरन आ जाता है। आयरन क्या है ना, आयरन में 3d6 है, ये आयरन का हम लिख रहे हैं। 3d5 तक, मैग्नीज तक 3d5 था, 5 इलेक्ट्रॉन था, पांचों अनपेयर्ड, इसीलिए डी का पांचों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन जैसे ही आयरन में आए पेयरिंग शुरू हो गया। पेयरिंग मीन्स इलेक्ट्रॉन का, देखो 3d6 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू हो गया। तो अब डी का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिर्फ 4 ही करेगा। तो जैसे +2 तो इसका करेगा,
S का तो दोनों इलेक्ट्रॉन कर लिया पार्टिसिपेट, लेकिन D का सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन करेगा क्योंकि 4 अनपेयर्ड है। तो +2 से +3 +4 +5 एंड +6। वैसे ही D7 में क्या होगा, 3D7, तो देखो 6 फिर 7 हुआ। अब यहाँ कितना अनपेयर्ड है, 3, तो इसमें S में 2 और इसमें इसका 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +5 तक होगा। फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो +2 +3 +4, फिर आगे करेंगे तो +1 +2 और इसमें सिर्फ +2। ये हुआ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देख रहे हो ना, एक एलिमेंट एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। जिसमें से हम तुम लोग को पहला क्लास में बताए थे कि जितने भी D ऑर्बिटल्स होते हैं सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देखो तो +2 सब में है। जितने भी D है सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन में हमने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र किया था। स्कैंडियम के केस में हम यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे +2 +3, लेकिन इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा क्योंकि आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 और 1 तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है, इसलिए एनसीईआरटी इसको +3 सिर्फ लिखा है, ठीक है। तो मैन ये दोनों का वेरिएबल हो जाने का वजह यही है कि ये दोनों ऑर्बिटल का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना। सिर्फ यही पार्टिसिपेट करता तो वेरिएबल तो नहीं, सिर्फ सब लोग +2 शो करता है या +1 +2। तो जल्दी से इसको लिखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़ना है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको बोलते हैं पहले ये देखते हैं। जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे कि कोई भी मेटल का क्रिस्टल है, जैसे सपोज ये आयरन का है, आयरन का क्रिस्टल लैटिस है। आयरन का क्रिस्टल लैटिस में आयरन एटम का स्फेरिकल शेप, इवन दुनिया का हर एटम स्फेरिकल ही है, एटम के स्फेरिकल शेप होने के वजह से जब उसका अरेंजमेंट किया जाता है तो बहुत सारे खाली स्पेस बच जा रहे हैं। देख रहे हो ये सब खाली स्पेस है, इन सब खाली स्पेस का नाम है वॉइड्स। तुम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े होगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके क्रिस्टल में बहुत सारे इंटरस्टिशियल साइट्स प्रेजेंट हैं, वॉइड्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, जिसके वजह से कोई भी स्मॉल साइज एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ये सभी स्मॉल साइज, जैसे कार्बन एक छोटा साइज का एलिमेंट है तो कार्बन इसके इंटरस्टिशियल साइट में इंटर करेगा, उसका एक अलग प्रोसेस है, वो अलग बात करेंगे। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सब में इंटरस्टिशियल साइट है और इसी साइट होने के वजह से उसमें जो स्मॉल साइज एलिमेंट है वो इसमें घुस जाता है, इंटर करता है और मेटल से बॉन्ड हो जाता है। जैसे आयरन से बॉन्ड हो गया कार्बन और ये बना दिया स्टील। स्टील में और कंपोजिशन होते हैं लेकिन मेजर कंपोनेंट यही दोनों है। तो स्टील इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड? बिकॉज इन ट्रांजिशन एलिमेंट क्रिस्टल large number of vacant space are present in which small size element enter and bonded with metallic atom and thus interstitial sites are formed. तो हम लिखते हैं कि most of the transition element forms interstitial compound because in the crystal of transition element large number of interstitial sites are present. ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट है। सो स्मॉल साइज एलिमेंट
सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन enters into interstitial site and bounded with metal। ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट है, जिसके वजह से छोटे साइज वाले एलिमेंट बाउंड इंटर होकर उससे बाउंडेड हो जाते हैं एंड दस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो स्टील एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जिसमें आयरन के क्रिस्टल में स्मॉल साइज कार्बन एटम घुस गया है और उससे बाउंडेड हो गया है। इसके बाद एक पढ़ना है कैटालाइटिक बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज ए कैटालिस्ट। देखो कैटालिस्ट के बारे में डिटेल्स में कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो हम लोग को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में, जो एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें कैटालिस्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं और पढ़ना भी है। ठीक है, तो उसी कैटालिस्ट का बात हम लोग यहाँ करते हैं। जनरली हम लोग जितने भी एग्जाम्पल देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग हैबर्स प्रोसेस पढ़े होंगे, हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होके अमोनिया बनता है। पी ब्लॉक में पढ़े होंगे, इसमें आयरन कैटालिस्ट यूज होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड जहाँ बनता है वहाँ पे वेनेडियम के ऑक्साइड यूज होते हैं एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, या फिर 11th क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन, उसमें निकेल यूज होता है या पीटी या पीडी, ये सभी भी क्या है। तो जितना भी तुम कैटालिस्ट देखते हो मोस्ट ऑफ द कैटालिस्ट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट या उसके कंपाउंड। तो वाई ट्रांजिशन एलिमेंट और इट्स कंपाउंड फॉर्म और एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो इसको अगर डिटेल्स में हम लोग को समझना है तो इसके लिए सरफेस केमिस्ट्री में पहले कैटालाइटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग पहले पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इसीलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसको वहाँ पे समझाया जाएगा। तो इसके पीछे जो रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट ड्यू टू, सो जो सबसे पहला रीज़न है वो है इसका वैकेंट स्पेस का होना, मतलब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल का होना। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये कैटालिस्ट। अब तुम बोलोगे ये कैसे हम मान ले, तो इसका मैकेनिज्म सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। और दूसरा जो होता है इसका रीज़न है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वहाँ पे दो कैटालाइटिक रिएक्शन होगा, एक होमोजेनियस एक हेट्रोजेनियस, वहीं पे ये दोनों को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी सिर्फ इतना लिखो।